Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 25th of July 2023 ट्यूसडे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फाइनेंस और इकोनॉमी रिलेटेड अपडेट्स के लिए। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is you were designed for accomplishments, engineered for success and endowed with seeds of greatness। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। और आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे क्योंकि मैक्सिमम का ओवरलैप है और कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो रेलेवेंट नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ITC सेट्स टू डीमर्ज होटल बिज स्टॉक फॉल्स। सो ITC इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सिगरेट मेकर कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डी मर्जर अप्रूव कर दिया है। ITC का फुल फॉर्म ऑफ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इट इज़ बेसिकली अ कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट मीन्स बहुत सारे बिजनेस हैं, डाइवर्सिफाइड। इसके पास SBUs हैं, कुछ होटल सेगमेंट में हैं, कुछ टोबैको में हैं, FMCG, इस तरीके से कई बिजनेस सेगमेंट्स में इसकी अपनी अपनी यूनिट्स हैं या हम बोल सकते हैं इसका अपना इन्वेस्टमेंट है। तो अभी रिसेंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, हम बोल सकते हैं बोर्ड्स की मीटिंग हुई, जहाँ पर कुछ बिजनेस को ITC के से सेपरेट किया जा रहा है, डीमर्ज किया जा रहा है। रीज़न ये है कि वैल्यूएशन को इंक्रीज़ करने के लिए, वैल्यू एडिशन को इन्हांस करने के लिए और फोकस्ड ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाती है, चाहे वो इंडिया या डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे हो, तो कई बार कई सारे बिजनेसेस को एक साथ मैनेज कर पाना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हर बिजनेस या हम बोल सकते हैं हर सेगमेंट, हर सेक्टर में डिफरेंट स्किल्स की, डिफरेंट कंपटीशन की, डिफरेंट स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कई बार ऐसा होता है कंपनीज हर बिजनेस में या हर SBU में एक्सेल नहीं हो पाती, देन दे गो फॉर कंसोलिडेशन या बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की तरह से भी इसको कभी कभी हम यूज़ करते हैं, जिससे कि एक फोकस किया जा सके जो इंपॉर्टेंट बिजनेस है। इंपॉर्टेंट बिजनेस कौन से? ऐसे बिजनेस जो एक्चुअली में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग है, प्रॉफिटेबल हैं, वायबल हैं, उन पर फोकस किया जा सके। ऐसी SBUs जो कि लॉस मेकिंग है या इतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही और ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर रही हैं, तो ऐसे SBUs को जनरली कंसोलिडेट कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो कई तरह के ऑप्शंस जो हैं वो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। हमें टाटा की हिस्ट्री में कई बार कंसोलिडेशन की प्रोसेस देखने को मिली है। इस बार ITC के बोर्ड ने भी जो कुछ बिजनेस सेगमेंट्स हैं उनको डीमर्ज करने की बात करी है। रीज़न सेम ही है, फोकस्ड ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और वैल्यूएशन को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिन पर प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा और वो अपने फुल पोटेंशियल, फुल वैल्यूएशन पर नहीं पहुंच पा रहे। एंड अंडर दिस न्यू स्कीम शेयर होल्डर्स ऑफ सिगरेट टू होटल मेजर विल ओन 60% ऑफ द डीमर्ज एंटिटी डायरेक्टली and the remaining of their percentage will be through shareholding in ITC। तो जो ITC के शेयर होल्डर्स हैं उनको डी मर्ज जो एंटिटी बनेगी उसमें 60% मिलेगा और उनका रिमेनिंग जो है वो ITC में ही रहेगा। तो प्रपोज स्ट्रक्चर बेसिकली डिसअपॉइंटिंग द इन्वेस्टर्स, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स को। और मार्केट ने भी, हमारी स्टॉक मार्केट ने भी वही ट्रेंड जो है वो शो किया। जैसे ही ये न्यूज़ आई कि जो ITC है वो डीमर्जर के लिए जा रही है, स्पेशली होटल के बिजनेस को सेपरेट कर रही है, होटल के बिजनेस को डीमर्ज कर रही है, इमीडिएटली जो ITC के जो शेयर्स हैं उसमें हमें प्लंज देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 3.87% से जो ITC के शेयर्स थे वो फॉल कर गए एट द एंड ऑफ मंडे ट्रेडिंग। और अगर इस न्यूज़ से पहले की परफॉर्मेंस की बात करें तो बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस डीमर्जर ITC ब्रीफली सरपास द HUL इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन पैकेज्ड कंज्यूमर गुड कंपनी। तो इससे पहले की परफॉर्मेंस जो है, इस न्यूज़ के पहले की परफॉर्मेंस से के अगर देखें तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी ITC की। और अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो 6.22 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यूएशन था, जो भी रिसेंटली HUL को सरपास करके इस पोजीशन को अटेन किया था ITC ने। HUL कितना है इस एज पर द करंट शेयर वैल्यू? HUL का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6.12 ट्रिलियन है।
हालांकि इसके फाइनल अप्रूवल के लिए कैसे अरेंजमेंट किया जाए, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, बोर्ड से इस पर्टिकुलर प्लान को अप्रूव किया जाएगा नेक्स्ट मीटिंग में, जो कि 14 अगस्त को शेड्यूल है। आईटीसी का इस पे क्या कहना है? आईटीसी का ये कहना है कि बेसिकली ये जो भी नया डीमर्जर किया जा रहा है, जो नई एंटिटी बनाई जा रही है, ये अप्रोप्रिएट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करी जा रही है, जिससे कि कंपनी जो है, जो डीमर्ज एंटिटी है, वो प्रॉपर स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन कर सके और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में अपने वैल्यूएशन को, अपने पोटेंशियल को फुली रियलाइज कर सके। सो दिस इज़ द इन्फोग्राफिक्स अबाउट आईटीसी। हम देख सकते हैं आईटीसी लिमिटेड प्राइस टारगेट बाई Zephyrs for March 2024 and segment wise revenue share of ITC। डेफिनेटली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और आप देख सकते हैं किस किस बिजनेस सेगमेंट में ITC का बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाइड है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। RIL टीम्स अप विद ब्रुकफील्ड डिजिटल फॉर डेटा सेंटर्स। तो रिलायंस इंडस्ट्री यानी RIL जो है वो ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर LP और डिजिटल रियलिटी ट्रस्ट INC से ज्वाइंट वेंचर करने जा रही है। हम कह सकते हैं हैंड्स ज्वाइन करने जा रही है। 3-वे वेंचर होगा। किस लिए ये ज्वाइंट वेंचर है, किस लिए ये वेंचरिंग 3-वे वेंचरिंग करी जा रही है? सिंपली स्पेशल टू सेट अप द स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर डेवलपिंग द डेटा सेंटर्स इन इंडिया। डेटा लोकलाइजेशन, डेटा यूटिलाइजेशन, डेटा प्राइवेसी को लेकर के पिछले कुछ सालों से इंडिया में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है। तो इंडिया भी जो है, गवर्नमेंट जो है वो भी डेटा लोकलाइजेशन को ही प्रमोट कर रही है। कई सारे डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोवाइड करने की भी बात कही है। तो उसी को लेकर के RIL ने 2 बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ वेंचर किया है, जहां पर तीनों ही कंपनीज़ मिलकर के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप करेंगे, जिससे कि इंडिया में डेटा सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे। और इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर में हम बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर SPV में जो RIL का शेयर होगा वो 33.33% का स्टेक होगा, यानी इक्वल शेयर जो है अप्रॉक्सीमेटली तीनों ही कंपनीज़ में डिवाइड किए गए हैं। बेसिकली अगर हम इस वेंचर की डिटेल में जाएं तो पहले जो वेंचर था डिजिटल रियलिटी और ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनाउंस किया था। रिलायंस ने, RIL ने इसको लेटर ऑन ज्वाइन किया है इसी पर्टिकुलर कंडीशन पर कि उसको भी इक्वल शेयर मिलेगा पार्टनरशिप। तो तीनों ही कंपनीज का इक्वल शेयर है और इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर या SPV के थ्रू इंडिया में हाई क्वालिटी, हाईली कनेक्टेड, स्केलेबल डेटा सेंटर जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। और किसी भी कंट्री के लिए इस समय डेटा सेंटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, क्योंकि जिस तरीके से AI, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इमर्ज कर रही हैं, डेटा सेंटर, डोमेस्टिक डेटा सेंटर या इन हाउस डेटा सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गवर्नमेंट इनिशिएट्स रिव्यू ऑफ CVD imposition on stainless steel. So as per the people aware about this matter, PMO has initiated, what is this PMO? Prime Minister Office has initiated the discussion on potential imposition of CVD. What is CVD? काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ क्या होती हैं? 2 तरह की ड्यूटीज़ का आपने नाम सुना होगा, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक काउंटरवेलिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। CVD यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। So CVD is basically a specific form of duty or the tariff that the government imposes to protect the domestic producer from the countering the negative impact of import subsidies. इट मीन्स जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री में अगर गवर्नमेंट वहाँ के अपने कंट्री के जो वो प्रोड्यूसर्स हैं उनको किसी भी तरह की सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि उनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा है, तो इस प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को, इस प्राइस रिडक्शन को मेंटेन करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट जो है इन इंपोर्ट्स पर CVD इम्पोज करती है, जिससे कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्राइस से इन जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस मैच हो सके। ऐसा ना हो कि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस इतना कम हो कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्रोडक्ट कोई खरीदे ही ना। तो बेसिकली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव करने के लिए जो कंट्री होती है वो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है, टैरिफ लगाती है किस पर? इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर, जिससे कि जब मार्केट में वो प्रोडक्ट आए, डोमेस्टिक मार्केट में वो प्रोडक्ट आए, तो उसके प्राइस डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट या सर्विसेज के इक्वल हों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो उसमें। तो इसको इस तरह की ड्यूटी उसको हम CVD ड्यूटी बोलते हैं। रिसेंटली Finance Ministry has ruled out imposition of duty to offset the effects of subsidies provided by foreign government. Recently, अपनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसने किसी भी तरह के CVD लगाने से मना कर दिया था स्टेनलेस स्टील में। उसका रीज़न जो दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो दिया था कि अगर CVD ड्यूटी लगाया जाए तो जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं इंडियन मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं वो इम्पैक्ट करेंगे, इन्फ्लेशन जो है वो इम्पैक्ट करेगी, आउटपुट इम्पैक्ट करेगा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये न्यूज़ हमने कवर करी थी, अगर आपको याद
होगा। तो इसी पर्टिकुलर जो रूल आउट किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि किसी भी तरह की CVD नहीं लगाई जाएगी, तो उससे जो हमारे इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उनका ये कहना था कि अगर CVD आप नहीं लगाएंगे तो चाइना से बहुत चीप जो इम्पोर्ट है स्पेशली स्टील प्रोडक्ट्स का वो आ रहा है और हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे। तो इसको लेकर के फाइनेंस और कॉमर्स मिनिस्ट्री के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट भी था। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसने CVD के इम्पोजिशन को रूल आउट कर दिया था, जबकि कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये कहना था कि इस CVD को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 2 जुलाई को अप्रॉक्सीमेटली ये न्यूज़ हमने कवर करी थी। इसी पर्टिकुलर टशल को लेकर के रिसेंटली PMO ने काउंटरवेलिंग ड्यूटी या CVD को लेकर के डिस्कशन जो है वो इनिशिएट किया है। PMO इज कंसर्न about the impact of cheaper imports on local producers। तो PMO का ये कहना है कि जिस तरीके से चीप स्टील जो है, सस्ती स्टील इंडियन मार्केट में फ्लड कर रही है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अवर डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर। और उसके लिए इंडस्ट्री डेटा भी प्रेजेंट किया है। एज पर द इंडस्ट्री डेटा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर्ड 200 सीरीज स्टेनलेस स्टील फ्लैट products, the product being dumped by Chinese producers, are operating at only 30% of their capacity। तो इंडस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग जो MSME सेक्टर है, स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो अपना फुल पोटेंशियल से स्टील प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड नहीं? क्योंकि ऑलरेडी स्टील जो चाइनीज़ स्टील है, सस्ता स्टील है, वो मार्केट में भरा पड़ा है। और अगर हम देखें तो केवल अपनी 30% कैपेसिटी का यूज़ कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ मार्च दीज एंटरप्राइजेस आर यूटिलाइजिंग लेस देन थर्ड ऑफ देयर 1.5 मिलियन टन कैपेसिटी। दिस इज लोएस्ट इन लास्ट 6 ईयर्स। क्यों नहीं कर रही है MSME प्रोड्यूस? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में चाइनीज़ स्टील अवेलेबल है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड के जो फ्रंट पेज पे आर्टिकल दिए हुए हैं हम शॉर्ट न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। FCI स्टॉप्स राइस सप्लाई फॉर एथेनॉल एमिड कंसर्न ओवर क्रॉप। तो बेसिकली इंडिया का जो एम्बिशियस एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम था, जिसको EBP प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को सेट किया था। कहा जा रहा है कि जो टारगेट है, जो एम्बिशियस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये इम्पैक्ट कर सकता है। क्यों इम्पैक्ट कर सकता है? क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने जो राइस की सप्लाई है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए वो रिड्यूस कर दिया है, बोल सकते हैं प्रॉपरली या टोटली बंद कर दी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों FCI ने ये स्टॉप किया है। ये सप्लाई जो थी राइस की, जो बेसिक एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल है फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, तो इसको क्यों बैन कर दिया या क्यों स्टॉप कर दिया? तो अभी रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि जो राइस की क्रॉप है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। इसके अलावा जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहे हैं सीरियल्स के डोमेस्टिक मार्केट में, और जिस तरीके से राइस प्रोडक्शन या राइस क्रॉप को लेकर के प्रोडक्शंस हैं 2024 के, उसके अकॉर्डिंग जो राइस की सप्लाई है मार्केट में वो रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो प्राइस हैं सीरियल्स के वो इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि कुछ एरियाज़ में फ्लड के इवेंट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से कुछ एरियाज़ में इनसफिशिएंट रेन रही है, जिसकी वजह से जो धान है, जो राइस का प्रोडक्शन है, वो सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है। और उसी की प्रिपरेशन के लिए जो FCI है वो अभी से ही स्टोरेज मेंटेन करना चाह रही है, सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन करना चाह रही है। एंड for that FCI has stopped the supply of rice for its depots for ethanol production since last week। और इस स्टॉपेज या बैन की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 100 डिस्टलरीज जो ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो बेसिकली राइस को यूज़ करती हैं स्टार्च कन्वर्जन के लिए, दे आर एक्चुअली स्टेयरिंग एट द टफ सिचुएशन, क्योंकि उनको पास सफिशिएंट राइस नहीं है, सफिशिएंट राइस का स्टॉक नहीं, जिससे कि वो आगे एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सके। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, सीरियल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए FCI ने राइस का जो सप्लाई है वो स्टॉप कर दिया अपने डिपोज में। उसका सीधा इम्पैक्ट हमें जो डिस्टलरीज हैं उन पर देखने को मिल रहा है। और अगर डिस्टलरीज इंपैक्ट होंगे, एथेनॉल प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, जो एम्बिशियस एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, उसकी सक्सेस भी इंपैक्ट करेगा। सो दिस इज द सप्लाई प्लान, टोटल कॉन्ट्रैक्टेड, टोटल रिसीट्स, टोटल फ्रॉम शुगर एंड टोटल फ्रॉम ग्रेन्स। तो शुगर और ग्रेन्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो डेफिनेटली राइस भी एक इंपॉर्टेंट ग्रेन है जिससे स्टार्च बनाया जा सकता है और स्टार्च से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ब्लेंडिंग दैट हैज़ बीन डन, 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है, लेकिन अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो डेफिनेटली एथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्ट करेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। 1 लाख टैक्स नोटिस टू बी डिस्पोज्ड
ऑफ बाई मार्च FM। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रीअसेसमेंट नोटिसेज जो हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पास्ट ईयर्स में इशू किए हैं, IT डिपार्टमेंट जो पास्ट ईयर्स में इशू किए हैं, वेयर द इनकम स्केप फ्रॉम द टैक्स वॉज एबव 50 लाख। और ऐसा कहा जा रहा है फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि उसको मार्च 2024 यानी नेक्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर तक या नेक्स्ट ईयर तक इसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो मंडे को जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने टैक्स पेयर्स को अश्योर किया है कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव और फ्रेंडली टैक्स रिजीम लाएगी और जितने भी टैक्स असेसमेंट रीअसेसमेंट के नोटिस हैं उनको बहुत जल्द ही कंक्लूड किया जाएगा। तो स्पीकिंग एट इनकम टैक्स डे इवेंट इन न्यू दिल्ली, इनकम टैक्स डे इवेंट था जहाँ पर टैक्स बेस को लेकर के, टैक्स कंप्लाइंसेस को लेकर के, ट्रांसपेरेंसीज को लेकर के, TCS और TDS को लेकर के, टैक्स लाइबिलिटीज़ को लेकर के गवर्नमेंट से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। गवर्नमेंट अपने जो प्लान है, प्रोग्राम है, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको भी प्रेजेंट किया। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने ये भी बताया, बहुत फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी एम्फसाइज किया कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रेट हाइक। ऐसा नहीं है कि रेट हाइक हम कर रहे हैं, स्लैब्स हाइक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज हो रहा नहीं। गवर्नमेंट ने जो एफिशिएंट टैक्स सिस्टम लाया है, जहाँ पर लीकेजेस जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं, जो टैक्स बेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, इन सब की वजह से पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और आगे आने वाले टाइम में भी गवर्नमेंट जो है इसी तरह का ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव और फ्रेंडली टैक्स रेजीम लाने की बात करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लोअर द टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग द रीअसेसमेंट टू 3 years फ्रॉम 6 years अर्लियर। तो जिससे कि टैक्स डिस्प्यूट जो है वो मिनिमाइज हो। तो कई सारे मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम को, फ्रेंडली टैक्स सिस्टम को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का भी कहना है कि रीअसेसमेंट के जो नोटिस है उनको भी जल्द ही कंक्लूड किया जाएगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 that is given on page number 6 of Business Standard. Rupee at 11-week high on strong FPI inflows. The Indian rupee has closed 50 paisa higher at 81.94 per US dollar. तो इंडियन रुपी 15 पैसे से अप्रिशिएट होकर के 81.94 पर USD पर क्लोज, और जो कि अपने 11 हफ्ते का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो मंडे को इंडियन रुपी ने एप्रिसिएशन रजिस्टर किया। रीज़न बिहाइंड क्यों एप्रिसिएशन हुआ? स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट इनफ्लो हमें देखने को मिला। किसका इनफ्लो? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, FPIs हैं, उनका इनफ्लो बढ़ा, जिसकी वजह से जो इंडियन रुपी है उसकी डिमांड बढ़ी। अगर इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में तो उन्हें इंडियन रुपी चाहिए होगा, तो इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ी तो डेफिनेटली प्राइस जो था वो भी शूट अप कर दिया। एंड दैट इज़ वाई वी आर सीइंग द एप्रिसिएशन इन इंडियन करेंसी ऑन मंडे ट्रेडिंग सेशन। And USDR and INR spot close 30 paisa lower at 81.81. That is lowest since May 8. Reason? Strong portfolio investment. Dollar sale and corporate dollar inflow. और रिसेंटली बेन कैपिटल और अदर NFI इनफ्लो ने इंश्योर किया कि जो रुपी है वो 81.85 पर क्लोज हो। तो फिलहाल इंडियन रुपी 81.85 पर के नोट पर जो है वो ट्रेड हो रहा है। दिस इज इन्वर्टेड स्केल एंड दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। दिस इज ऑन इन्वर्टेड स्केल। इंडियन रुपी जो है वो इन्वर्टेड स्केल पे उसने कैसे परफॉर्मेंस करी? इन्वर्टेड स्केल का मतलब जितना इंडियन रुपी अच्छा परफॉर्म करेगा, जितना अप्रिशिएट करेगा, ये पॉइंट उतना ही ऊपर जाएगा। जनरली लोअर होता है नेगेटिव, लेकिन इंडियन रुपी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखते हैं 83 नीचे है और 81 ऊपर है, तो इंडियन रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। दिस इज इंटरडे ट्रेडिंग। इंटरडे में इंडियन रुपी ने कितनी परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस करी। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। ITC होटल बेस सेट टू चेक आउट आफ्टर डीमर्जर नोट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं न्यूज़ मिनट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंस्टेंट सेटलमेंट ऑफ शेयर ट्रांजेक्शन इन द वर्क, SEBI chief. The Security and Exchange Board of India is working on ambitious plan. कैसा ambitious plan? To settle the secondary market trade on real time basis. Real time basis में जो secondary market trade है उसको complete कर देना, उसको wind up कर देना. The proposal comes less than a year after the India has adopted the T+1 settlement cycle. If you remember, इससे पहले हम T+2 करते थे। अगर आप ये नहीं जानते कि सेटलमेंट साइकिल क्या है, ये T+1 T+2 क्या है, तो एक डिस्कशन एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है इस पर्टिकुलर चैनल में। डिस्क्राइबली आप उस चैनल पर जाकर के T+1 सेटलमेंट साइकिल के बारे में देख सकते हैं। तो लास्ट ईयर इंडिया ने T+2 से T+1 सेटलमेंट साइकिल पर मूव किया है। अब
एम्बिशियस प्लान पर जो है वो सेबी काम कर रहा है, रियल टाइम बेसिस पर सेटलमेंट की बात हो रही है। तो मार्केट रेगुलेटर इज ऑल्सो वर्किंग एन ओवरऑल ऑफ दिस डी लिस्टिंग रेगुलेशन इन अ बिट टू गिव लिस्टेड फर्म्स अ फेयर शॉट एट गोइंग प्राइवेट। तो कई सारे, सिर्फ ये सेटलमेंट नहीं, कई सारे और भी जो प्लान्स हैं उस पर सेबी काम कर रही है, जिससे कि मार्केट को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कई सारे मेजर्स ले रही है, कई सारे अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सेबी जो है वो काम करी एज पर द सेबी चीफ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडियन मेकिंग एंट्री इनटू चिप मेकिंग क्वाइटली। So Indian entrepreneurs including the NRIs are quietly making their ways into countries सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री। अगर सेमी कंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात है तो गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस DLI स्कीम जो है वो लॉन्च करी। उसमें अभी रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस भी किया कि गवर्नमेंट जो है कई तरह की PLI स्कीम में स्टेक पार्टिसिपेशन भी करेगी। सो विद प्रपोजल रेंजिंग फ्रॉम बिल्डिंग कंपाउंड सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन लैब फैसिलिटीज टू स्टैब्लिश द सेमी कंडक्टर पैकेजिंग प्लांट्स इन इंडस्ट्री, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द NRIs आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इन टू दिस चिप मेकिंग। जबकि हालांकि अगर हम देखें तो ये DLI स्कीम और जो PLI के ही टेक्स में थी, ये स्कीम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए थी, ज़्यादा थी। लेकिन अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो कई सारी जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं इंक्लूडिंग NRIs, दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग, दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर DLI स्कीम और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, where government is giving lot of financial incentives under the semiconductor scheme investment. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, बायजूस एंड लेंडर्स एग्री टू अमेंड $1.2 बिलियन लोन टर्म्स। तो फाइनली जो बायजूस और US के जो लेंडर्स के बीच में जो क्लैश चल रहा था, जिसको लेकर के USA में बायजूस ने केस भी फाइल किया था। 1.2 बिलियन वर्थ का लोन था और बायजूस रिसेंटली जानबूझ के, ऐसा कहा जा रहा है इंटेंशनली, उसका जो रीपेमेंट है वो नहीं कर रहा था, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो नहीं कर रहा था। तो उसको लेकर के फाइनली ऐसा कहा जा रहा है लेंडर्स और बायजूस के बीच में कंसेंसस बन गई है, एग्रीमेंट हो गया है। दोनों ही साइड जो हैं, दोनों ही पार्टीज जो हैं वो लोन टर्म्स को मॉडिफाई करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो एडटेक मेजर बायजूस एंड इट्स लेंडर हैव एग्रीड टू अमेंड द टर्म्स ऑफ 1.2 बिलियन लोन। तो प्रॉबली अब आगे आने टाइम हमें कुछ बायजूस में जो डिफिकल्टीज हैं, जो चैलेंजेस, उसमें कुछ ईज आउट देखने को मिले। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।